चलो बच्चों, आज हम क्या देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि एसबीआई की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, आज 27 तारीख है, आज ही उनका रिक्रूटमेंट निकला है। ठीक है। एसबीआई की रिक्रूटमेंट आज निकली हुई है। फाइन। ठीक है। तो आप देखेंगे इसकी डिटेल्स, नोटिफिकेशन क्या क्या है, हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी पढ़ेंगे उनका। ओके। चलिए। ओके। ये रिक्रूटमेंट किसने निकाली है? एसबीआई ने निकाली है। ओके। अब कौन सी पोस्ट के लिए निकली है भाई ये रिक्रूटमेंट? ठीक है। तो सर्कल बेस ऑफिस ऑफिसर के लिए, सर्कल बेस ऑफिसर के लिए निकली हुई है। अब ये लगभग ये जो निकाली है, डेट इसकी देखेंगे हम, लास्ट डेट क्या है। एक तो फॉर्म इनके जो चालू हुए हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चालू हुआ है, ठीक है, वो चालू हुआ है 27 तारीख को, मतलब आज की डेट है 27 जुलाई। 27 जुलाई को ये स्टार्ट हो चुकी है। आखिरी डेट क्या है इसकी? 16 अगस्त, मतलब 27 से लेके 16 अगस्त में अगर हम देखेंगे, 3 प्लस अगर देखेंगे 4, तो 19 से 18 दिन हमारे पास है फॉर्म भरने के लिए, डेज है हमारे पास फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है। अब जाएंगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट में। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये बॉक्स हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी बंदा इस चीज के लिए फॉर्म भर रहा है, सिटीजन हो पहली बात तो, एक ठीक है वो सिटीजन है और ये चीज के लिए फॉर्म भर रहा है, तो उसे उसी सर्कल में जॉब दिया जाएगा। शैल बी प्लेस द पोस्ट विच ऑन विच ही हैज अप्लाइड द सर्कल। ठीक है। जिस सर्कल के उसने फॉर्म भरा है उसी सर्कल में उसको पोस्टिंग की जाएगी, कहीं पे और नहीं की जाएगी। ठीक है। ये स्पेसिफाई कर लीजिए। अगर मैं महाराष्ट्र सर्कल में फॉर्म भर रहा हूँ तो मुझे वहां पर ही पोस्ट मिलेगी। ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। एक तो उस बंदे ने क्या करना चाहिए, ठीक है, हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसने फुलफिल करनी चाहिए, उसकी क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट जो होती है, एलिजिबिलिटी होती है, वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए डेट के साथ। ठीक है। डेट एलिजिबिलिटी होती है टिल डेट, उसका एज होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, सारी चीज़ें अगर फुलफिल होती है तो ये वो फॉर्म फिल कर सकता है। दूसरी बात, वो जब तक पेमेंट नहीं करेगा, ऑनलाइन पेमेंट टिल आखिरी डेट के जो 16 अगस्त जो अपनी है, ठीक है, तब तक वो फीस नहीं पे करेगा, तब तक उसका फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे उन्होंने दिया है, वहाँ पे ऑनलाइन जहाँ पे वेबसाइट पे उन्होंने मेंशन की हुई है, जहाँ पे हमको फॉर्म फिलअप करना है, /SBI.career के ऊपर जाना है। ठीक है। और co.in के SBI.co.in, वहाँ पे करियर के ऊपर जाना है। तो ये मैं नीचे आपको, डोंट वरी, ये आपको मैं डायरेक्ट फॉर्म पे जहाँ पे लिंक होता है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उस फॉर्म पे लैंड करोगे। सो डोंट वरी। ठीक है। अब थोड़ा सा हम जाएंगे कि वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने कितनी निकाली है हमारे लिए। ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 3850। कितनी? 3850 टोटल वैकेंसी निकाली है। लगभग कितने सर्कल के लिए? 1 2 3 4 5 6 7, और गोवा अगर मैं पकड़ूंगा तो 8। टोटल इन्होंने 8 सर्कल के लिए जगह वैकेंसीज निकाली, वो भी कितनी निकाली है? 3850 वैकेंसीज निकाली है इस बार। और लगभग इन्होंने ज़्यादा वैकेंसीज निकाली है कंपेरेटिवली, हर एक सेक्शन को इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसीज दी हुई है। SC ST OBC, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जनरल कैटेगरी, हर एक को इन्होंने अच्छी खासी वैकेंसी दी है। और हर एक स्टेट में, अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो SC कैटेगरी के लिए 112 है, ST के लिए 56 है, OBC के लिए 202 है, ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए 75 है, और जनरल कैटेगरी के लिए 305 है। ठीक है। यही अगर हम फोकस करेंगे थोड़ा सा महाराष्ट्र के ऊपर, तो SC कैटेगरी के लिए कितने दी है? 77 पोस्ट दी हुई है। और ST के लिए 38, और किसके लिए? OBC के लिए 139, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए 51, जनरल कैटेगरी के लिए कितनी दी है? 212। और टोटल वैकेंसी कितनी दी है उन्होंने? 517। अगर ये 517 और गोवा का भी हम अगर कंसिडर करेंगे, ठीक है, गोवा और महाराष्ट्र उन्होंने कंसिडर एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने लगभग 550 वैकेंसी दी हुई सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए, मतलब 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल वैकेंसीज 550 वैकेंसीज दी है महाराष्ट्र के लिए, मतलब लगभग 15% से ज्यादा इन्होंने वैकेंसी महाराष्ट्र के लिए दी हुई है। आगे जाते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं और, ठीक है। अभी ये चीज याद है कि उन्होंने आगे क्या कहा था कि भाई जिस भी सर्कल में फॉर्म फिल कर रहा हूं, अगर मैं हैदराबाद में फिल कर रहा हूं तो मैं गुजरात में नहीं ट्रांसफर हो सकती है। और भी आगे उन्होंने डिटेल दी है, हम वो भी चेक कर लेंगे। ये तो चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए किस सर्कल में फॉर्म भरना है और कौन सी कैटेगरी को कितने वैकेंसी दी हुई है। उन्होंने लगभग हर एक कैटेगरी के लिए अच्छे खासे, यहाँ पे तो अहमदाबाद में तो 750 दी हुई वैकेंसीज अच्छी खासी दी है, गुजरात में, ठीक है। बाद में यहाँ पे सबसे कम जो दी है भोपाल में, लग रहा है भोपाल में 104 की दी है। ठीक है। लेकिन अदर स्टेट के लिए अच्छी खासी उन्होंने दी हुई है वैकेंसीज। आगे आते हैं।
कैंडिडेट, केवल कैंडिडेट, अगर ये आप ये पॉइंट देखोगे तो कैंडिडेट किसी एक सर्कल के लिए ही अप्लाई कर सकता है, विल नॉट बी एलिजिबल अगेंस्ट एनी अदर स्टेट, किसी और स्टेट के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा, किसी उसे एक ही स्टेट के लिए अप्लाई करना है। इसकी और भी अलग अलग कंडीशंस आगे दी है जिससे वो फॉर्म भर ही नहीं सकता, हम वो भी चेक करेंगे। एक तो वो एक ही स्टेट में फॉर्म भर सकता है, एक ही सर्कल में फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कैंडिडेट पोस्टेड इन सर्कल अगेंस्ट हु वैकेंसी सिलेक्टेड, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। यहाँ पे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को हमेशा डाउट होता है कि सर में क्या मेरी ट्रांसफर होगी या फिर कुछ भी चीज़ होगा, यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है आपका जिस भी सेक्टर में, जिस भी सर्कल में, चलो महाराष्ट्र में मेरा सिलेक्शन हो गया है, महाराष्ट्र सर्कल में मेरी कोई और स्टेट में, मेरी और कोई सर्कल में मेरी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। कब तक नहीं हो सकती है? तो दो कंडीशन उन्होंने दी हुई है, एक तो आपका प्रमोशन, ठीक है, एक कंडीशन आपका प्रमोशन हो सकता है तभी आपकी ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा दिया उन्होंने आपकी अगर सर्विस को 12 साल हो गए, अगर आपके सर्विस को 12 साल हो गए तो दूसरी कंडीशन दी है तभी आपका ट्रांसफर होगा, अथवा आपका उसी सेंटर में, उसी सर्कल में आपको रहना पड़ेगा। 12 साल से तो कम आपका ट्रांसफर होगा नहीं, क्लियर कट ये दिमाग में याद रखिएगा। तो बंदा जिस भी सर्कल में अप्लाई कर रहा है उसको वहां पे मिनिमम 12 साल के लिए रहना ही पड़ेगा। अगर वो अहमदाबाद में कर रहा है, अगर वो जयपुर में कर रहा है, वो महाराष्ट्र में कर रहा है, ठीक है, अगर वो राजस्थान ना हैदराबाद में कर रहा है, चेन्नई में कर रहा है, किसी भी स्टेट में अगर अप्लाई करके बंदा पास हो रहा है तो उसे वहां पे मिनिमम 12 साल रहना है, ठीक है। और टिल डिट गेट प्रमोशन। आगे जाते हैं, ठीक है, कुछ चीजें उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट करके यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फिजिकल कैंडिडेट के चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स कैटेगरी, तो उन्होंने यहाँ पे दी है ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन क्रिमिनल लेयर, ठीक है, ये सर्टिफिकेट होना बंदे के पास अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर नॉन क्रिमिनल ओबीसी के पास अगर नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसे ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, उसे ओपन कैटेगरी में कंसिडर, देखिए यहाँ पे दिया ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर्मेट हैज बीन प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके पास वो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उसे जनरल कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, ठीक है। और आगे आते हैं इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन के लिए आते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट, उनको भी इकोनॉमी अपना इनकम सर्टिफिकेट और असेट्स के डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही उन जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो पीला कलर का जो उनका राशन कार्ड होता है, बाकी की जो भी फॉर्मेलिटीज होती है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए, वो उनकी फुलफिल होनी चाहिए, तो ही उसे उस चीज़ के लिए कंसिडर किया जाएगा। और आगे आते हैं थोड़ा सा और कोई इंपॉर्टेंट इनकम सर्टिफिकेट, मैंने कहा था ऊपर जो दिया हुआ है सेम वही चीज़ है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर लोन या क्रेडिट कार्ड के अगर डिफॉल्ट में आता है, कोई डिफॉल्ट में आता है, तो उसे इज विल बी नॉट बी अपॉइंटेड इन दिस केस, उसे इस केस में कंसिडर नहीं किया जाएगा, अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी बैंक का डिफॉल्टर है, क्रेडिट कार्ड में उसका ब्लैक लिस्ट में नाम आ रहा है, किसी चीज़ में अगर वो डिफॉल्टर है, ठीक है, तो उसे जॉब पे नहीं लिया जाएगा, उसे नहीं कंसिडर किया जाएगा। ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऑलरेडी क्लियर की हुई है। उसके आगे अभी हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। अभी उनकी एलिजिबिलिटी करेंगे, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट एलिजिबिलिटी का आता है क्वालिफिकेशन। अगर ये क्वालिफिकेशन उनको चाहिए क्या, एसबीआई को, तो उनको चाहिए ग्रेजुएशन, उनको चाहिए क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए उनको, बंदा क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए। थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं, उनको बंदा क्या चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए उनको, ठीक है। और कोई भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, विच इज रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ से पास आउट हो। चलिए आगे आते हैं। अब कोई केस में हो रहा है कि रिजल्ट नहीं लग रहा है, बाकी की चीज़ें, लेकिन आपका रिजल्ट, आपका जो पासिंग डेट है, कभी कोई भी इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी जिस दिन आपको डेटेड आपका ऑनलाइन अगर वो रिजल्ट लगा रही है, तो वही डेट आपका पासिंग डेट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोक्सीमेटली अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इंडिकेटिंग द डेट्स ऑन विच द रिजल्ट वाज पोस्टेड ऑन वेबसाइट, अगर वेबसाइट पे भी अगर वो रिजल्ट डिस्प्ले कर रही है तो वही डेट आपका पासिंग डेट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। दूसरा आएगा, कुछ बच्चों के ग्रेड्स होते हैं, ठीक है, कुछ परसेंटेज नहीं होते, तो उन बच्चों के लिए क्या है, उन बच्चों ने अपने ग्रेड्स जो है कन्वर्ट करने हैं परसेंटेज में, कन्वर्ट करने किसमें, परसेंटेज में, ये बहुत ज़रूरी है। अब कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने हैं उन्होंने यहाँ पे फॉलोअप दिया है हुआ है, कैसे करना है। बेसिक फॉर्मूला जो होता है टोटल नंबर ऑफ जो है और आउट ऑफ जितने निकालने हैं उसके हिसाब से आपको निकालने हैं।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर 59.99% है तो उसे 60% कंसिडर किया जाएगा, अगर 54.99 है तो उसे कितना कंसिडर किया जाएगा, 55 कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आपके अगर ग्रेड के भी मार्क्स हो, टॉप 5 मार्क्स, अब जो परसेंटेज है टोटल मार्क्स की जो है ऑब्टेन किया हुआ है, उसे आपको लिखना है। ठीक है, निकालना है एग्रीगेट करके। यहाँ पे आएंगे आगे थोड़ा सा, ओ ऊपर चले गए। एज, एज लिमिट 30 इयर्स, सभी के लिए 30 इयर्स उम्र उन्होंने लिमिट दी हुई है, 30 इयर्स, ये उनकी एज लिमिट है। अब इसके साथ 30 के साथ उन्होंने बाकी के एज रिलैक्सेशन है वो भी है। अभी ये जनरल कैटेगरी के लिए 30 है एज, बाकी कैटेगरी के लिए कितनी एज है हम वो ऊपर देखेंगे, चेक करेंगे पीडीएफ फाइल में उनके ही। ठीक है, आगे हम ऊपर, सो रिलैक्स, चलिए सारे बच्चों के लिए एज लिमिट कितनी है, उम्र 30, एज शुड बी 30। ठीक है, लेकिन अगर बंदा कैटेगरी में है, अगर SC ST में है तो 30+5, 30+5 मतलब कितना होगा, 35 उसका लास्ट अपीयरेंस होगा। अगर बंदा 35 एज में है तो वो अपना SC और ST कैटेगरी में है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर OBC कैटेगरी का बंदा है तो उसे कितना, +3, 30+3 तो कितना हो जाएगा, 33। ओके, अगर पर्सनली हैंडीकैप है, अगर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, अगर DSPWD है, ठीक है, अगर हैंडीकैप है, SC कैटेगरी में है, ST कैटेगरी में है तो 30+15 तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अगर OBC है तो 30+13। ओके, देखिए ये हैंडीकैप, ये देखिए ये जो है, ये दो जो है, ये जनरल स्टूडेंट जहाँ पे फिजिकली फिट बच्चों है लेकिन कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे सिर्फ 5 और 3 साल का रिलैक्सेशन, 5 और 3 साल का ही रिलैक्सेशन दिया गया है, कोई ज्यादा दिया नहीं गया है। लेकिन अगर कैटेगरी में बंदा है ST और फिजिकल, अगर वो हैंडीकैप है, OBC में है, अगर वो हैंडीकैप है तो वहां पे उनको 15 और 13 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। क्लियर, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है। ठीक है, अभी यहाँ पे जनरल कैटेगरी को भी रिलैक्सेशन दिया गया है, बच्चों के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं होता है चीज़ों के, कि उनको एज लिमिट, उनको लगता है कि भाई जनरल कैटेगरी को नहीं दिया गया है। अगर बंदा जनरल कैटेगरी में बिलोंग करता है, और जनरल कैटेगरी बिलोंग करता है और वो फिजिकली हैंडीकैप है, अगर वो डिसेबल है तो उसे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है तो भी उसे दिया गया है, 10 साल का दिया गया है। ठीक है, सो आप किसी भी कैटेगरी में अगर हो गए और आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो 5+15 ऐसे नहीं होगा, आपको सिर्फ 30+ जो भी है 15 वही होगा। डन। अब आएंगे एक्समैन सर्विस के पास। अगर एक्समैन सर्विस में है, अगर आप आर्मी ऑफिसर हो, ठीक है, एक इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर हो या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन में हो, अगर उन्होंने 5 साल के लिए अगर उन्होंने किया हुआ है, टेंडर किया हुआ है, तो उनको कितने साल का रिलैक्सेशन है, 5 साल का उनको रिलैक्सेशन है। क्लियर, आगे चलते हैं। तो आर्मी के लिए तो नॉर्मली जो बंदे हैं उनके लिए है 5 साल का। सबसे और इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को लगेगा कि ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है ना, मिनिमम 2 इयर्स, मिनिमम 2 इयर्स, भाई 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए। 2 साल का क्या होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ठीक है, टिल डेट, ये डेट तक का आपके पास। लेकिन कहाँ पे, कहीं पर भी प्राइवेट में चलेगा क्या, नहीं, प्राइवेट में नहीं, उन्होंने दिया हुआ है कहाँ पे होना चाहिए, एज अ ऑफिसर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रेगुलर, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, RRB। अभी मेरे ख्याल से 21 तारीख को उनकी लास्ट डेट हो गई RRB की भी। जिन बच्चों ने अगर ये गलत फहमी से फॉर्म नहीं भरा होगा कि RRB में रूरल बैंक है, कहाँ पे, वहाँ पे क्यों जॉब करना है, तो बॉस देखो, अगर आप RRB में भी आपका सिलेक्शन होगा, ऑफिसर थे आप, तो आपको 2 साल के बाद आपको SBI उनके पेरोल पे ले रही है, तो स्पेशली यही लोग फॉर्म भर सकते हैं। कौन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जिन्होंने 2 साल जॉब किया है, या फिर रूरल रीजनल बैंक में जिन्होंने 2 साल जॉब किया, एक्सपीरियंस लिया है, वही बंदे ये फॉर्म भर सकते हैं। उन्होंने दिया है वो एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का। क्लियर, दिस इज, प्लीज मेक अ नोट, इन बच्चों के लिए खास करके है। तीसरा पॉइंट, लास्ट अपना डी ग्रुप, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। हमने अगर ऊपर देखा था, किसी भी स्टेट में मैं अगर अप्लाई करा तो मुझे उसी स्टेट में ही रहना पड़ेगा 12 साल, और मैं दूसरे स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकता। और एक तरीका यहाँ पे उन्होंने दिया है, अगर 10th और 12th मुझे उसी स्टेट का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए एविडेंस के लिए, किस लिए, तो मुझे लोकल लैंग्वेज वहाँ का आता है। अगर मैंने महाराष्ट्र से 10th और 12th किया है तो ही वहाँ पे सब्जेक्ट्स होते हैं अपने 10th और 12th में, मराठी जो भी होगा सब्जेक्ट्स,
तो मुझे वो प्रूफ के लिए यूज होगा कि मैंने क्या किया है, वहां पे पढ़ाई की हुई है और मैंने 10th और 12th किया, तो ही मैं महाराष्ट्र सर्कल का फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। क्लियर। मैं अगर गुजरात में मैंने पढ़ाई की है और मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र सर्कल में मुझे अप्लाई करना है, तो नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए प्रूफ के लिए 10th और 12th के सर्टिफिकेट लगेंगे जो महाराष्ट्र के नहीं होंगे, तो आप महाराष्ट्र का फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपको गुजरात का ही भरना पड़ेगा, हिंदी मीडियम का जो भी होगा। क्लियर दिस। 11th 10th और 12th का सर्टिफिकेट चाहिए लैंग्वेज के लिए, ठीक है। डन। अदर कैंडिडेट, यहाँ पे फिर से उन्होंने दिया है लोन और क्रेडिट कार्ड में अगर कुछ ड्यूज हुआ अगर, तो उन बच्चों को नहीं किया जाएगा, नॉन एलिजिबिलिटी, उनको नहीं लिया जाएगा। अब ये दिया है उन्होंने कुछ फिजिकली जो अपने चैलेंज बच्चे, डिसेबिलिटी बच्चे हैं, उनके लिए दिया हुआ है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो उन जिन्हें अफेक्टेड है, राइट है, लेफ्ट है, या ठीक आर्म्स में है, लेफ्ट आर्म्स में है, लेग में है, ठीक है, आर्म्स में है, लेग में है, ठीक है, राइट लेफ्ट जो भी है उनका, ठीक है, ये चीज़ तो नॉर्मल है। फिर नीचे उनके कुछ क्राइटेरिया A B C उन्होंने कुछ क्राइटेरिया भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो डिसेबल जो बच्चे हैं उनको समझ में आ जाएगा ये चीज़ है, उनको स्पेसिफिकली उनको टर्म्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सबसे मेरी नज़रिए से इम्पोर्टेंट पॉइंट अब क्या है बच्चों के लिए, ये ई पॉइंट, एसिडिक अटैक विक्टिम, जितनी भी गर्ल्स है, जितनी भी अपनी गर्ल्स है, सिस्टर्स है, अगर उनके ऊपर कोई फाइनेंस अटैक किया होगा, विक्टिम होगा वो, अगर वो एक विक्टिम होंगी किसी चीज़ की, तो उन्होंने उनको एक रिलैक्सेशन दिया, इस समय हैंडीकैप में उन्होंने उनको फिजिकल डिसेबिलिटी में उन्होंने उसको कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। प्लीज ये कंसीडर कर समझिए, अगर वो बंदी कैटेगरी में है, ठीक है, अगर वो समझो SC कैटेगरी की फीमेल है, अगर वो डिसेबल हो गई है, अगर उस पर अटैक हुआ है और उसकी उम्र 30 है, ठीक है, तो उसे और कितने साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 15 साल का, मतलब 45। अगर हमने ऊपर देखा था रिलैक्सेशन हैंडीकैप के लिए, हमने देखा था रिलैक्सेशन कितने साल के लिए, और ये कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना था उनके लिए रिलैक्सेशन, ऊपर फिर से आएंगे हम थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे, अगर फिजिकली हैंडीकैप है किसी भी चीज़ में, अगर वो लड़की हैंडीकैप है किसी भी कैटेगरी में आती है, अगर जनरल में भी आती है तो उसे 10 साल का है, अगर वो जनरल में आती है तो उसे 10 साल का है, अगर OBC में आती है तो 13 साल का है, अगर वो SC में और ST में आती है तो उसे 15 साल का है। तो ये चीज़ समझिए कि सिर्फ जनरल लड़की, सिर्फ कैटेगरी की लड़कियों को या फिर किसी चीज़ के लिए नहीं है, तो जनरल वुमन के लिए भी है, जो फिजिक अपना एसिड अटैक में जिस लड़कियों को तकलीफ हुई है उनके लिए भी उन्होंने स्पेशल रिजर्वेशन रखा हुआ है जॉब के लिए, ठीक है। इसमें मैं अलग एक वीडियो करूंगा ही, ठीक है, इन लड़कियों के लिए, इन सिस्टर्स के लिए, देखेंगे आगे और भी क्या दिया है उन्होंने, ठीक है। विजुअली इम्प्रेशन, जो विजुअली ब्लाइंडनेस उनका है उनके लिए एक है, लोअर विजन वाले है, ईयरिंग वाले है, ठीक है, HI जिसे कहते हैं हम, ठीक है, ईयरिंग, विभाजन E और D, ठीक है, स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटी, किस लोग कुछ लोगों को लर्निंग लैंग्वेज में तकलीफ होती है, स्पोकन में तकलीफ होती है, लिखने में तकलीफ होती है, ऐसे बच्चों को भी रिजर्वेशन में एक कैटेगरी में डाला गया, तो हैंडीकैप में सिर्फ वही प्रकार के नहीं होते और भी होते हैं, ठीक है। आगे आएंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा और मेंटल इलनेस, चलो ये तो नॉर्मल हो गया, आगे आते थोड़ा सा और कैटेगरी वाइज आते हैं। अब जो बच्चे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, देखिए यहाँ पे याद रखिए उन्होंने फिर से बहुत से बड़े इसमें अक्षर में दिया हुआ है, प्लीज नोट, change of category will not will not be permitted at any stage if any stage after registration online form। भाई एक बार आपने फॉर्म भर दिया, किसी भी कैटेगरी में आपने फॉर्म भर दिया, तो वो फिक्स हो गया, उसमें चेंजेस नहीं होंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब जो उन्होंने नीचे चार्ट दिया हुआ है वो कुछ उन्होंने कोड दिया है, हमें क्या दिए है, कुछ कोड दिए हुए हैं, ठीक है। तब ये देखिए लगभग ये मोटा मोटा क्या दिया है उन्होंने, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, ठीक है, OBC कैटेगरी, यहाँ पे मैं लिख देता था OBC कैटेगरी, ST कैटेगरी, SC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, और यहाँ पे इकोनॉमिकल बैकवर्ड, ये मोटा मोटा 5 कैटेगरी में उन्होंने क्या किया हुआ है, डिवीजन किया हुआ है। अब उसमें जो फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे हैं, फिजिकली डिसेबल बच्चे जो है, उनके लिए उन्होंने कोड दिया हुआ है। अगर वो बच्चा मैं जिसका, अगर कोई लड़की अपना एसिड अटैक में है तो वो फिजिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे कोड कौन सा डालना है, 2 डालना है। अगर कोई विजुअली हैंडीकैप है तो उसे 3 डालना है। अगर SC कैटेगरी में आ रहा है तो, अगर वो ईयरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो 4 डालना है। अगर OBC है या फिर जनरल कैटेगरी की हम बात करें, अगर जनरल कैटेगरी में कोई लड़की है तो उसे 17 कोड डालना है। अगर उसे ईयरिंग का जनरल कैटेगरी में कोई लड़का लड़की है और जो है प्रॉब्लम है, तो उसे 19 कोड डालना है।
तो ये कोड थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बेटर होगा, ठीक है, जब भी आप फॉर्म भरेंगे किसी भी कैटेगरी में। और जनरल, अभी बच्चों को लगेगा सिर्फ सर मैं तो हैंडीकैप हुई नहीं या फिर मैं भी जनरली डिसेबल हुई नहीं, तो भाई आप लोगों के लिए ये है 21 कोड नॉर्मल इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जनरल के लिए 16 कोड है, ठीक है, ओबीसी के लिए जनरल स्टूडेंट के लिए जो फिजिकल फिट है जो भी है 11 है, एसटी के लिए 6 है, और एससी के लिए 1 है। ये कोड उन्होंने स्पेसिफाई किया, प्लीज ये कोड याद रखिए जनरल कैटेगरी के सभी बच्चों के लिए ये कोड आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। आगे जाएंगे। अब उन्होंने दिया है प्रोसीजर। तो भाई एक तो इन्होंने प्रोसीजर दिए, एक तो उन लोग कंडक्ट करेंगे रिटर्न एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा उनका इंटरव्यू कॉल, ठीक है। जो बच्चे रिटर्न में पास होंगे उनको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अन्यथा किसी भी बच्चों को नहीं बुलाया, जो बच्चे सिर्फ मेरिट पे, और जो भी लगेगा लिस्ट लगेगी वो मेरिट बेस पे लगेगी, जो भी लिस्ट लगेगी वो किस पे लगेगी, मेरिट बेस लगेगी। कट ऑफ जो भी होगा वो हर एक स्टेट में हर एक सर्कल में उनकी जो डिमांड सप्लाई होगी, जो भी वैकेंसीज होगी वहाँ पे कट ऑफ उनके बेस पे लगेगा, उसके बेस पे ही उनकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी, ठीक है। वैसे ही उनकी रैंकिंग कंसीडर की जाएंगी। अब अब थोड़ा सा सैलरी की बात कर ले, तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 23,700 प्लस 1 इंक्रीमेंट ईच ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने ये सैलरी यहाँ पे मेंशन की हुई है, स्टार्टिंग स्केल उन्होंने दिया हुआ है। ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग पार्ट भी ऊपर आएंगे, ठीक है, 6 महीने का होगा ट्रेनिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिजाइन और सर्कल बेस विल बी ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेशन पीरियड कितने महीने का है, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है भाई। आप जॉब पे लग गए हो और आपको प्रोबेशन पीरियड जो है 6 मंथ का है। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखोगे स्टेट में होगा 3 साल का होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कितने साल का, कितने महीने का दिया है, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड दिया है। अगर 6 महीने में आप कुछ कर रहे हो तो 6 महीने में आपको निकाला भी जा सकता है, नॉट नेसेसरी आपका जॉब फिक्स हो गया, हाँ 6 महीने के बाद ही आपका जॉब फिक्स होगा। एप्लीकेशन फीस नॉट रिफंडेबल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी आप फीस भरोगे तो उसे नॉन रिफंडेबल है, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, ये कैटेगरी के लिए फीस क्या है, नील है। क्या है, नील है, पैसे नहीं भरने हैं। जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को 750 भरने हैं, 750 उनके चार्ज है, 750 रुपीज उनके चार्जेस है फीस। वंस इट विल पेड नॉट रिफंड, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, ठीक है, उन्होंने वेबसाइट दिया, लिंक दिया हुआ है, मैं आपको नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसी लिंक पे जाके डायरेक्ट आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, सो डोंट वरी, ठीक है, मैं नीचे दे दूंगा। अब यहाँ पे दिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर अपलोड, ठीक है। फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको ज़रूरत है, नीड है। बच्चे ये चीज़ पे ध्यान नहीं देते और जब फॉर्म भरना फिलअप कर देते हैं डायरेक्टली, और वहाँ पे जाके स्टक हो जाते हैं, क्यों, तो उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते हैं, वो फॉर्म भरते समय फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने लगते हैं। तो भाई पहले ही आप क्या करो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी रखो, ठीक है। एक तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए जो पीडीएफ फॉर्म में हो, देखिए उन्होंने स्पेसिफाई किया है यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में। प्रूफ ऑफ बर्थ डेट पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हुआ जो भी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें पीडीएफ फाइल में आपके होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे 12th का हो गया, टेंथ का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, ये मार्कशीट जो है अपनी, ये सारी मार्कशीट आपकी पीडीएफ फाइल में ही होनी चाहिए। सातवां आते कि अगर किसी बच्चे ने एमबीए किया है, हायर क्वालिफिकेशन किया है, तो उनके प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है, ये जो कोई सर्टिफिकेट है ये होने चाहिए, कोई उन्होंने ये किया हुआ है तो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कोई बच्चों का आपने उन्होंने दिया हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं तो होना ही चाहिए। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये होना ही चाहिए, अनिवार्य है। फॉर्म 16, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जो सैलरी स्लिप हम जिसे कहते हैं, ठीक है, अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो उनको पता होगा फॉर्म 16 सैलरी वालों को मिलता है, तो ये एक फॉर्म है। और दूसरा फॉर्म है सैलरी स्लिप, ये दोनों भी पीडीएफ फॉर्म में चाहिए। और हमने जैसे मैंने पहले भी कहा था 10th और 12th के हमको क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में आप बेटर रखो, बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है उन्होंने डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो स्कैन करना है भाई, ये फोटो सिग्नेचर उन्होंने सब सारी दी है, डिटेल दी है। आगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। तो ये शायद नॉर्मल सी चीज़ें उन्होंने, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है क्या नहीं करना है ये बताया हुआ है।
नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है डाउनलोड द कॉल लेटर, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर। जब भी आपका भी जब एग्जाम आएगा तब आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है, इंटरव्यू के लिए और एग्जाम के लिए भी। और ये सबसे ध्यान रखिएगा, कोई भी हमको पोस्ट से कुछ नहीं आने वाला है। हमको हर एक वीक में या 15 दिन में आपको वेबसाइट चेक करनी है। आपको वेबसाइट चेक करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपको चेक करना है कि आपका हॉल टिकट या आपका जो भी है आया है कि नहीं आया है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अब कुछ बच्चे होते हैं, एक प्रॉब्लम उनका होता है कि वो एग्जाम भी पास हो जाते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इंटरव्यू के समय पे आपके कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, सबसे पहली बात, एक तो आप जो फॉर्म भर रहे हो, मेरे हिसाब से फॉर्म का भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए हार्ड कॉपी में, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में भी होना चाहिए। कॉल लेटर का होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू का कॉल लेटर, देखिए कॉल लेटर दो होंगे, एक तो इंटरव्यू का कॉल लेटर होता है, ठीक है। एक तो आप जो फॉर्म भरेंगे वो आप एग्जाम दोगे उसका कॉल लेटर होगा, और एक होगा इंटरव्यू का कॉल लेटर। ये सारी चीजें बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये तीनों भी चीजें आपके पास मेरे हिसाब से होनी चाहिए, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी इसकी, ठीक है, ये होनी ही चाहिए। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट हमारे घर में अब बाकी के होते ही है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, बैंक पासबुक, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते ही है, ठीक है। स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल के जो है कॉलेज गैजेटेड होने चाहिए, अगर कोई नाम चेंज कुछ हुआ होगा तो, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हम ध्यान दीजिए, ये होने चाहिए। बेसिकली मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास हमेशा बच्चे के पास घर पे होते ही है, वो ना चाहे तो पेरेंट्स संभालते रखते, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है, ये हमको ही ध्यान देना है कि हमारा फॉर्म, कॉल लेटर और इंटरव्यू कॉल लेटर, ये तीनों हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये बाकी के पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी बार की थंब, जो हम एग्जाम में जाके थंब लगाते हैं वो थंब ठीक से नहीं लगाते हैं, ठीक है। घाई गड़बे में एग्जाम का टाइम होता है, थंब नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली क्लियर किया हुआ है, करेक्शन थंब इम्प्रेशन, ठीक है, कैप्चर, कॉल इट इंटर, ठीक है। यहाँ पे दिया, अगर आपका थंब इम्प्रेशन अगर ठीक नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा। कोई भी स्टेजेस पे आपको अगर थंब नहीं ठीक से नॉट मैच हुआ, ठीक है, नॉट बी अप्लाइड फॉर द एक्सटर्नल मटेरियल हैंडीकैप केमिकल, ठीक है। तो अगर आपका ढंग से नहीं हुआ, ढंग से नहीं होगा आपका थंब किसी भी लेवल पे, तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो प्लीज एवरी स्टेज, देखिए वेरियस स्टेजेस उन्होंने हर चीज मेंशन की हुई है, तो ये ध्यान दे के एग्जाम में आप अपना थंब ढंग से लगा रहे हैं, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फॉर मिसकंडक्ट, देखिए कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने के बाद, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपके ऊपर यार मिसकंडक्ट का ये लगा एक्शन लिया जा सकता है स्टूडेंट के ऊपर। तो ऐसा कुछ भी मत कीजिए, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत फिल कीजिए। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं है तो कैटेगरी में मत फिल कीजिए। अगर आप उस महाराष्ट्र या गुजरात या भी कोई भी आप सेंटर में फॉर्म, सर्कल फॉर्म भर रहे हो, अगर आप वहाँ के नहीं हो तो आप मत फॉर्म फिल करिए, क्योंकि फेक इन्फॉर्मेशन में आपके ऊपर अगेंस्ट में चार्जेस लगाए जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी की ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे और भी कुछ उन्होंने सीरियस नोट पे कुछ दिया है क्या। ओके, चलिए यहाँ पे दिया है हमने अनाउंसमेंट ऑफ डेट, ठीक है। भाई ये चीज़ है, यहाँ पे फॉर्म भरना, ये दो वेबसाइट दी हुई है, मैं दूंगा लिंक में आपको, ठीक है। नो सेपरेट एडवर्टाइजमेंट विल बी इशूड अगेंस्ट दिस रिगार्ड, ठीक है, ओके। और किसने ये दिया हुआ है, चलो ये पोस्ट किसने निकाला हुआ है भैया ये पोस्ट, जनरल मैनेजर ऑफ एसबीआई, ठीक है, कभी निकाला, 27 तारीख को निकाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ दिया है क्या उन्होंने, चलो देखते हैं, और भी कुछ दिया है नीचे उन्होंने। अब जिन बच्चों को फॉर्म भरते समय तकलीफ होती है उनके लिए खास करके, ठीक है। अब सिग्नेचर, सिग्नेचर का उन्होंने साइज क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 10 KB टू 20 KB के कम होना चाहिए, बिटवीन इनके 20 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए, 20 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए, उनके नीचे ही होना चाहिए। पिक्सल उन्होंने दिया हुआ है 140x60, मतलब सिग्नेचर कैसे होगा, 140 ऐसे होगा, 60 ऐसे होगा, 140 ये और 60 ये साइज, ये होगा उनका पिक्सल सिग्नेचर के लिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, भाई सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर में करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फोटोग्राफ, ठीक है, कितना होना चाहिए, 50 टू 20 KB, 20 टू 50 KB के अंतर होना चाहिए, 50 KB के ऊपर नहीं चलेगा,
और 20 के नीचे नहीं चलेगा, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। पिक्सल दिए हुए हैं उन्होंने 200x30, मतलब 200x30 मतलब क्या, तो कैसे होगा फोटोग्राफ, अपना ये फोटोग्राफ है, 200 भाई ये हो गया अपना, और 230 ये हो गया अपना, हाइट हो गया, तो ये उनका पिक्सल फॉर्मेशन होगा फोटो के लिए, ठीक है। 50 यहाँ पे सब चीज़ें घुमा के दी है, आई कॉन्टेक्ट ठीक से होना चाहिए, रेड वो सब होना चाहिए, ठीक है, तो नॉट नेसेसरी। अब देख लीजिए बाकी क्या चीज़ है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए उन्होंने, ऑल डॉक्यूमेंट्स देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। A4 डॉक्यूमेंट का शुड भी क्या A4 साइज में होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए A4 साइज, ठीक है। 50 KB के नीचे, एक तो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, A4 में होना चाहिए, ठीक है, और उनका साइज कितना होना चाहिए 50 KB के नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें मेजर याद रखिए, पीडीएफ A4 साइज का होना चाहिए, मतलब जो उसका पेपर जो हम कहते हैं, हम लिखते हैं ज़ेरॉक्स वाले के बाद, वो A4 साइज उसे कहते हैं, नॉर्मल स्टैंडर्ड A4 साइज। और उसका क्या बोलते हैं उसे, वेटेज उसका कितना होना चाहिए साइज का, 500 KB के नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। और आगे क्या दिया उन्होंने इसके अलावा, 200 DPI, मतलब अगर आप स्कैन कर रहे हो डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर स्कैन कर रहे हो तो उसका DPI, अब वो साइबर वाला या फिर जो भी टेक्निकली जिनको है, स्कैन करते समय वो 200 DPI एक सेट किया होता है, 100 होता है, 600 होता है, जो क्लियरिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, डॉट पर इंच ये कहते हैं, जिसे क्लियरिटी कहेंगे, इसे 200 मिनिमम होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, जो उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है उसी को ही फॉलो करना है। देखिए आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, उन्होंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कीजिएगा, जिससे कोई आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साइज सेम 50 to 20 और 10 KB के बीच में ही, ठीक है। और चलिए बाद में उन्होंने दिया है क्या यहाँ पे है, अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट, ठीक है, चलिए अपलोड करने सारे डॉक्यूमेंट, ये तीन फॉर्मेट में चले गए, ठीक है, JPG और PDF में चलेंगे, फिर अपलोड बटन क्लिक करना, अपलोड बटन करना है, ये सारी चीज़ें दी है। ओके चलिए नॉर्मल है, इसके बाद PDF ख़त्म। चलिए, तो ये हो गया टोटल अपना SBI की रिक्रूटमेंट, ठीक है, SBI की रिक्रूटमेंट। अब चीज़ें याद रखिएगा, ये फॉर्म भरते समय मैंने जितनी भी चीज़ें कही है फिर से याद देखिए, वीडियो को देखिए या फिर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो डोंट वरी, फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, फॉर्म भरिए इस चीज़ का, ठीक है। जो भी बच्चे है जिन्होंने एक्सपीरियंस है, उन बच्चों ने फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। इसकी आखिरी डेट फिर से बता रहा हूँ मैं, इसकी आखिरी डेट कितनी है, 16 अगस्त इसकी आखिरी डेट है, ठीक है। तो आप इसका फॉर्म भरिएगा। चलो, थैंक यू सो मच।